खुशामदीद बच्चों, मैं मोहम्मद इमरान इस्तकबाल करता हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब आईना अदब के हिस्सा नस्र के सबक नंबर 6 का, जिसका उन्वान है मुख्तसर अफसाना, तारीफ और मुख्तसर तारीख। इस सबक के अंदर बच्चों हम मुख्तसर अफसाना क्या है, किस तरह से लिखा जाता है, इसके असलूब क्या हैं और इसके अज्जा क्या हैं, अज्जाए तरकीबी के बारे में हम इसमें मुताला करेंगे। और साथ ही हम मुख्तसर अफसाने की मुख्तसर तारीख देखेंगे कि ये कहाँ से शुरू हुई और किस तरह से ये उर्दू अदब में फैली और मशहूर हुई। बच्चों, मुख्तसर अफसाना जो है उर्दू अदब की एक मकबूल किस्म है, मकबूल तरीन सिनफ है, बहुत मशहूर हुई है और बहुत अच्छे अच्छे अफसाने, मुख्तसर अफसाने इस सिनफ के अंदर लिखे गए हैं। तो हम शुरू करते हैं सबक। ये हम पहले तो मुख्तसर अफसाने की तारीख पढ़ेंगे और इसी सबक के अंदर आगे इसकी तारीख भी जुड़ी हुई है, वहाँ से इसका मुताला करेंगे। तो बच्चों, मुख्तसर अफसाना उर्दू अदब के अंदर मगरिबी ज़ुबान से आया है, मगरिब के असर से यहाँ पर आया है और मगरिब के अंदर शॉर्ट स्टोरी नाम की का चलती थी। शॉर्ट स्टोरी मगरिब के अंदर मुख्तसर अफसाने को कहा जाता है, वहीं से उस शॉर्ट स्टोरी को उर्दू के अंदर लाया गया और मुख्तसर अफसाने के नाम से राइज कर दिया गया। मुख्तसर अफसाना मगरिबी अदब से उर्दू अदब में दाखिल हुआ। मुख्तसर अफसाना अंग्रेज़ी में शॉर्ट स्टोरी कहा जाता है। इसमें मुख्तसर किस्सा होता है, इसलिए इसमें पूरी ज़िंदगी को पेश नहीं किया जाता। तो इंग्लिश के असर से आया यहाँ पर, वहाँ इसको शॉर्ट स्टोरी कहा जाता था। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है बच्चों हमें कि मुख्तसर तरीन चीज़ें होती हैं इसके अंदर, पूरी ज़िंदगी का वाक़या पेश नहीं किया जाता है। मुख्तसर किस्सा, छोटी कहानी या कुछ छोटे किरदारों वाले कम किरदार इसके अंदर शामिल किए जाते हैं, मुख्तसर तरीके से अपनी बात बताई जाती है। तो इसमें मुख्तसर किस्सा होता है, इसलिए इसमें पूरी ज़िंदगी को पेश नहीं किया जा सकता। किसी एक किरदार के, किसी एक किस्से की जो तवील किस्सा हो, पूरी की पूरी कहानी नहीं बताई जा सकती, किरदार की पूरी ज़िंदगी नहीं बताई जा सकती। ज़िंदगी का एक छोटे से हिस्सा और छोटे से हिस्से के अंदर भी जो सामने मुश्किलात आ रही हैं, जो कुछ वाक़यात उसके साथ हो रहे हैं, सिर्फ उसी हिस्से को मुख्तसर अफसाने में पेश किया जा सकता है। गरज ये है कि मुख्तसर अफसाना सिर्फ एक ही नशिस्त में पढ़ा जा सकता है। एक बार में अगर कोई पढ़ने बैठे तो उसको बाआसानी पढ़ सकता है और वो अफसाना एक बार में ही अपना बड़ा असर जाहिर करता है पढ़ने वाले के ऊपर। बल्कि ज़िंदगी का एक वाक़या, एक किरदार, एक जज्बा, एक ख्याल या ज़िंदगी की एक झलक पेश की जाती है। इख्तिसार, जद्दत, वहदत तासुर, जामियत, रूमानियत उसकी इम्तियाज़ी खुसूसियात होती हैं। जो इसकी खासियत हैं मुख्तसर अफसाने की, तो सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि उसमें इख्तिसार होगा, छोटापन होगा उसके अंदर, वो बड़ा लंबा चौड़ा नहीं होगा मुख्तसर अफसाना। फिर वो मुख्तसर कैसे रहेगा अगर लंबा चौड़ा हो जाएगा? तो सबसे बड़ी इसकी खासियत है इख्तिसार इसके अंदर होता है। उसके बाद इसके अंदर जद्दत तराजी होती है, नयापन होता है, ताजगी, अनोखापन होता है इसके अंदर, जदीद यानी जदीदियत होती है इसके अंदर। और साथ ही वहदत तासुर, जो इसका असर होता है वो भी एक ही असर कायम करता है। वहदत तासुर होता है, इसके जो असर होते हैं वो भी एक असर पैदा करते हैं। जामियत होती है इसके अंदर मुद्दों की, जो बड़े फैले हुए तमील मुद्दे होते हैं, तवील चीज़ें होती हैं, उनको एक जगह जमा कर लिया जाता है, उनको दबा दिया जाता है ताकि वो मुख्तसर अफसाने के अंदर जमा होकर छोटे तरीके से आ जाए। बड़ी बड़ी चीज़ों को भी, बड़े बड़े किस्सों को भी कल छोटे अल्फाज में बयान करने की ताकत मुख्तसर अफसाने के अंदर आ जाती है। रूमानियत होती है, तो इसमें रूमानियत भी मिलती है कि ज़िंदगी की जद्दोजहद होती है, जो खुशियाँ होती है ज़िंदगी की, जिसको पढ़ने में लोगों को मज़ा आए, लज्जत आए, वो सारी की सारी चीज़ें मुख्तसर अफसाने के अंदर पाई जाती हैं। तो ये था मुख्तसर अफसाना। अब इसके बारे में और देखिए आप, अफसाना एक जदीद अदबी सिन्फ है जो वक्त के तकाज़ों के सबब वजूद में आई। इससे पहले नावल निगारी का चलन था। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि अफसाना एक जदीद अदबी सिन्फ है, नई सिन्फ है उर्दू अदब के अंदर आई हुई। दूसरे अदब में राइज थी, वहाँ भी जद्दत लिए हुई ये, लेकिन उर्दू अदब में बहुत बाद में ये लगभग 20वीं सदी के आसपास उर्दू अदब के अंदर ये अफसाने की इर्तिका हुई, मुख्तसर अफसाने की। तो जो वक्त के तकाज़ों के सबब, क्योंकि उर्दू अदब के अंदर नावल लिखे जा रहे थे, बड़े बड़े तवील कहानियाँ लिखे जा रहे थे, मसनवियों जैसे दास्तानें लिखी जा रही थी, तो
जब वक्त आगे बढ़ा, जब हम दास्तान के बारे में बयान कर रहा था, मैंने आपको दास्तान के बारे में बयान किया, तब आपको बताया था कि उस वक्त जब दास्तानें राइज थी, दास्तानें सुनी जाती थी, तो लोगों के पास बहुत वक्त होता था। अब धीरे धीरे जैसे जैसे हम तरक्की याफ्ता होते गए, लोगों के पास वक्त की कमी होती गई। अब जब वक्त की कमी होती गई तो अब वो पूरा दिन किसी दास्तान के अंदर लगाने का वक्त उनके पास नहीं है, पूरा दिन किसी दास्तान में नहीं लगा सकते, सिर्फ थोड़ा से हिस्से के लिए वो अपना वक्त दे सकते हैं। तो वो छोटा करके दास्तान को, ये वक्त का तकाजा था कि अगर उर्दू अदब को फ़रोग देना था तो वहाँ पर से नयापन लाना था, और नयापन यह आया कि उर्दू अदब के अंदर मुख्तसर अफसाने की इर्तिका हो गई। ये नयापन आया उर्दू अदब में, शॉर्ट स्टोरी आ गई। अमेरिकी अदीब एडगर एलन पो ने क्या कहा अफसाने के बारे में, ही देखिए। एडगर एलन पो ने अफसाने की तारीफ इस तरह बयान की है कि देखिए आप, मुख्तसर अफसाना एक ऐसी बयानिया नसरी सिन्फ है, बयानिया बयान करने वाली नसरी सिन्फ है, जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सके, जो मुतासिर कुन अंदाज में लिखी गई हो और जिसमें वहदत तासुर और जामियत हो। ये किसने कहा है? एडगर एलन पो ने, जो अमेरिकी अदीब थे, अफसाने के बारे में शॉर्ट स्टोरी की अपने वजाहत की है कि इसे शॉर्ट स्टोरी कहा जाएगा जिसमें ये चीज़ें मिलेंगी कि उसके अंदर एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सके, वो एक बार में ही पढ़ी जा सके, जो मुतासिर कुन हो, अपना एक बार में पढ़ने के बाद भी, छोटी होने के बावजूद भी अपना असर छोड़े, असर के अंदर वहदत हो, वाहिद हो बिल्कुल उसके अंदर सारी चीज़ें, किरदार भी कम हो उसके अंदर और उसका असर भी एक हो, और उसके जो असलूब हैं उनके वो असलूबों में भी कमी हो, ज़्यादा बड़ा चढ़ा के नहीं लिखी गई हो, और जामियत हो, और जिसमें वहदत तासुर हो, जो एक असर डाले। तो ये खूबियाँ अफसाने के अंदर पाई जाती हैं। कौन गिराई है? एडगर एलन पो, जो अमेरिकी अदीब थे। अब आगे आते हैं हम। मुख्तसर अफसाने की इम्तियाजी खसूसियात इख्तिसार है, इसमें गैर ज़रूरी और गैर मुताल्लिक बातों की गुंजाइश नहीं होती। बार बार इख्तिसार आ रहा है आपके, क्योंकि इसका नाम ही मुख्तसर अफसाना है, इख्तिसार से ही बना है मुख्तसर। इख्तिसार यानी छोटापन, सिकुड़ देना, कम कर देना। और इसकी इम्तियाजी खसूसियत यही है, सबसे बड़ी खासियत यही है कि मुख्तसर अफसाने के अंदर इख्तिसार पाया जाता है, हर चीज़ को कम कर दिया जाता है, गैर ज़रूरी चीज़ें इसमें शामिल नहीं होती। वो चीज़ें जो किस्से के साथ चलती फिरती हैं या किस्से को बढ़ाने के लिए तवालत दे देती हैं, उन चीज़ों को इससे अलग कर दिया जाता है। सिर्फ मेन बात जो कहनी होती है, उसी बात के ऊपर ही किस्सा पूरा का पूरा घूमता है, और एक असलूब होता है, एक ही इसके अंदर मुख्तसर किरदार होते हैं, एक कहानी होती है, एक किस्सा होता है, और जितना कम हो सकता है उतना कम करके इसको लिखा जाता है। गैर मुताल्लिक बातों की गुंजाइश इसके अंदर नहीं होती, ना तो तवील मुकालमे होते हैं और ना मंजर निगारी। हर जगह इख्तिसार को मद्देनज़र रखा जाता है। जो बातचीत होती है किरदारों के आपस में, वो भी बहुत बड़ी नहीं होती, बहुत छोटी करके उसको पेश किया जाता है। छोटी भी होती है और पुरअसर भी होती है, दिलकश भी होती है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा इख्तिसार मुख्तसर अफसाने के अंदर पाया जाता है। अब आते हैं मुख्तसर अफसाने के अज्जाए तरकीब पे, जो उसके जुज़ू हैं, किस तरह से अफसाना लिखा जाएगा, क्या क्या इसके लिए शराइत हैं, वो चीज़ें देखिए आप। तो ये दे रखे हैं आपके, पहला है कहानी, दूसरा प्लाट, तीसरा किरदार, चौथा मुकालमा, पांचवा है पस मंज़र या ज़माओ मकां, छठा है असलूब, और सातवां है नुक्ता नज़र। अब हम इसको वजाहत इसकी करेंगे, इसके एक एक जो लेंगे कहानी वगैरह को, और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये अज्जाए तरकीबी इसके क्या हैं, इन जज़ू को क्यों यहाँ पर दे रखा है। कहानी देखिए बच्चों, अफसानों में एक कहानी होती है जो बहुत मुख्तसर होती है। एक कहानी होगी उस जिसके ऊपर अफसाना घूमेगा पूरा का पूरा, वो बहुत मुख्तसर होगी, छोटी होगी। इसमें इंसानी ज़िंदगी का पूरा अहाता नहीं होता, बल्कि ज़िंदगी की किसी एक पहलू, किसी एक वाक़या या मकसद को चंद किरदारों के ज़रिए अंजाम तक पहुँचाया जाता है, जो अपनी जगह जामे और मुकम्मल होते हैं। बड़ा चढ़ा के पेश नहीं किया जा सकता। छोटी सी कहानी होती है, किसी एक वाक़े को कुछ किरदारों के ज़रिए पेश किया जाता है, और वो जो वाक़या होता है वो अपने आप में मुकम्मल होता है। वो अधूरा नहीं होता कि कहानी हम बीच में छोड़ दी और यहीं हमारा अफसाना ख़त्म हो गया। वो मुख्तसर अफसाने के अंदर भी वो कहानी ख़त्म होनी चाहिए, इस तरह का किस्सा उसके अंदर लिया जाता है। आगे आते हैं प्लाट के ऊपर। तो प्लाट बच्चों
अफसाने का, नावल का, या किसी भी चीज़ का वो हिस्सा होता है कि जहाँ पर उसकी रब्त और तसलसल बना रहता है। तसलसल का ध्यान रखना पड़ता है प्लाट के अंदर कि कहाँ कौन सा किस्सा शुरू होगा, कहाँ कौन सा किस्सा ख़त्म होगा। सारे किस्सों का जुड़ाव, सारी कहानियों का जुड़ाव जो होती हैं हमारे अज्जाए तरकीबी के अंदर, वो सही ढंग से मिलनी चाहिए, सही ढंग से उनका रब्त होना चाहिए। अफसाना का बुनियादी अंसुर है जिसमें मरकज़ी ख्याल को पेश नज़र रखकर वाक़यात को तरतीब दी जाती है। जो हर कहानी, किस्सा, नावल, सब के पीछे एक मरकज़ी ख्याल होता है कि हम कहानी क्यों लिख रहे हैं, हम कहानी से या दास्तान से या मुख्तसर अफसाने से क्या पैगाम देना चाहते हैं। वो पैगाम, वो मरकज़ी ख्याल होता है, चाहे वो मुआशरे की इस्लाह हो या वो कोई मैसेज देना हो, कुछ बात किसी को बतानी हो। वो कहानी के अंदर चाहे कोई भी वाक़या हो, कैसे ही किरदार हो, वो सब उस मरकज़ी जो होता है ख्याल, उसके आसपास घूमते रहते हैं, उसके आसपास ही घूमते रहते हैं। तो मरकज़ी ख्याल को पेश नज़र रखकर वाक़यात को तरतीब दी जाती है प्लाट के अंदर। वाक़यात में रब्त का होना ज़रूरी है। एक वाक़े का दूसरे वाक़े से ऐसा तालमेल हो कि आपस में फ़र्क करना मुश्किल हो, यही प्लाट का फ़न है। प्लाट का फ़न क्या है कि जब हम किस्सा या कहानी बयान कर रहे हैं या हम अफसाना बयान कर रहे हैं, तो अफसाने के अंदर जो वाक़यात हैं, वो वाक़यात अपने मौजू से नहीं भटकने चाहिए। ऐसा नहीं कि हम जो बात करनी है वो तो है नहीं और किसी गैर ज़रूरी मुद्दे के ऊपर हमने लंबी चौड़ी बातें लिखनी शुरू कर दी, फिर वो अफसाना नहीं रहेगा, फिर वो प्लाट ख़राब हो जाएगा। प्लाट का फ़न यही है कि जो बात कहना चाह रहे हैं तो उन वाक़यात के अंदर जो मरकज़ी ख्याल है, मरकज़ी के ख्याल के आसपास वो सारे के सारे वाक़यात का, सारे वाक़यात का रब्त रहना चाहिए, एक दूसरे से जुड़ाव ऐसा होना चाहिए कि पता नहीं चले और समझ में भी आ जाए कि यहाँ पर ये किस्सा है, यहाँ पर ये किरदार है, यहाँ ये कहना चाहता है, ये है, सारी चीज़ों का जुड़ाव आपस में हो जाए। यही प्लाट का फ़न है। आगे आते हैं किरदार। किरदार निगारी अफसाने में बड़ी अहमियत रखती है। किस्से को आगे बढ़ाने के लिए किरदारों का सहारा लिया जाता है। जो किरदार होते हैं कहानी के अंदर, कि हीरो होता है, विलेन होता है, उसके साथ के किरदार होते हैं दूसरे, वो सब अफसाने के अंदर, मुख्तसर अफसाने के अंदर मुख्तसर होते हैं और उनकी इस तरह से उनको जमाया जाता है कि मुख्तसर तरीके से उनके बारे में बता दिया जाता है। लेकिन इख्तिसार के मद्देनज़र अफसाने में चंद किरदार ही पेश किए जाते हैं और किरदार का एक ही रुख पेश किया जाता है। इसलिए चंद जुमलों में या एक पैराग्राफ में उसके किरदारों की पूरी ज़िंदगी का नक्शा पेश कर दिया जाता है। मुख्तसर अफसाने के अंदर इख्तिसार होता है, तो अब किरदार का क्या नज़रिया है, किरदार कैसा है, वो किस तरह का बर्ताव करेगा अपने सामने वाले के साथ, अच्छा है, बुरा है, उन सारी चीज़ों के बारे में बताने के लिए बहुत सारी जगह होती है, बहुत लंबा लिखना पड़ता है। लेकिन मुख्तसर अफसाने के अंदर मुख्तसर तरीके से उसकी ज़िंदगी का पूरा अहवाल बयान कर दिया जाता है कि उसकी ज़िंदगी में क्या क्या गुजरा, क्या क्या चीज़ें उसने करी और वो किस तरह का बर्ताव सामने वाले के साथ करेगा, कि वो अच्छा किरदार है, ख़राब किरदार है। कुछ बातों के अंदर ही उसके बारे में पूरी वजाहत कर दी जाती है। ज़्यादा बढ़ाने चढ़ाने का यहाँ पर वक्त नहीं होता है। तो और दूसरी बात यह है कि मुख्तसर अफसाने के अंदर किरदारों की भरमार नहीं होती, चंद किरदार ही पेश किए जाते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा किरदार होंगे तो फिर कहानी लंबी हो जाएगी, मुख्तसर अफसाना लंबा हो जाएगा। तो उसको तवाला से बचाने के लिए किरदारों की कमी रखी जाती है, कम किरदार यहाँ पर रखे जाते हैं और उन्हीं से ही कहानी को पेश किया जाता है। किरदार के बाद अगला है मुकालमा। मुकालमा कलाम, कलाम से बना है मुकालमा, आपसी बातचीत। किसकी बातचीत? किरदारों की। जो किरदार आपस में बातचीत करते हैं जिससे कहानी आगे बढ़ती है, किस्सा आगे बढ़ता है, तो वो भी बहुत असरदार होना चाहिए। कम बातों के अंदर, कम जुमलों के अंदर बड़ी बात समझानी चाहिए, बड़ी बात उसके अंदर पैदा होनी चाहिए। किरदार की आपसी गुफ्तगू मुकालमा कहलाती है। मुकालमे की किरदार की शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं को बेनकाब करते हैं और किरदार जिस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं उनकी हैसियत और मर्तबा के मुनासिबत से मुकालमे अदा किए जाते हैं। अगर कोई ठेठ गांव का आदमी है, वो मुकालमा कर रहा है, वो कुछ बातचीत करेगा तो वो गांव के अंदाज में करेगा। कोई शहर का बड़ा सेठ है,
बनिया है, ठेकेदार है, तो उसका बोलचाल का ढंग अलग होगा। कोई पढ़ा लिखा आलिम है, शायर है, अदीब है, उसकी बोलचाल का तरीका अलग होगा। तो किरदार के मुताबिक ही उनका मुकालमा तय किया जाता है और मुकालमे के अंदर ही कम लफ्जों के अंदर बड़ी बात कही जाती है। तो हैसियत और मर्तबा के मुनासिबत से मुकालमे अदा किए जाते हैं। जैसा किरदार है उसकी हैसियत देखी जाती है, फिर उसका तरीका देखा जाता है कि क्या है, वो किस तरह की बयान करेगा, वो उसी के मुताबिक मुकालमे तैयार किए जाते हैं। मुकालमे लंबे गैर फितरी ना लगें, इसका पूरा ख्याल रखा जाता है। गैर फितरी बनावटी, फितरत के मुताबिक, फितरत यानी कुदरती, और गैर फितरी जो कुदरत के मुताबिक नहीं हो, बनावटी लगे, तो बनावटी मुकालमे नहीं लगने चाहिए। उसमें ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, सच्चाई लगनी चाहिए कि जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है, और कुदरती उनकी बातें जाहिर होनी चाहिए। इसमें भी इख्तिसार को मद्देनजर रखा जाता है। हर चीज के अंदर इख्तिसार को मद्देनजर रखा जाएगा मुख्तसर अफसाने में, ताकि अफसाना तवील ना हो पाए। आगे आते हैं पस मंजर या ज़माओ मका। ज़माओ मका, ज़माना और मुकाम, ये भी अफसाने का एक अहम जुज़ू है, मुख्तसर अफसाने का अहम जुज़ू है। क्योंकि जब हम कहानी लिख रहे हैं तो उसका वक्त और ज़माना भी पता होना ज़रूरी है कि किस ज़माने से मुतालिक ये कहानी लिखी जा रही है, कहाँ कहानी लिखी जा रही है, इसका मुकाम क्या है, और ये कहानी फिर ज़मा मकाम के हिसाब से भी असर डालती है। मुख्तसर अफसाने में पस मंज़र और ज़मा मकाम का होना लाजमी है। हर कहानी का कोई पस मंज़र ज़रूर होता है जो किस्सा और किरदारों को समझने में हमारी मदद करता है। इख्तिसार को पेश नज़र ज़मा और मकाम दोनों का अफसाने में बेक वक्त होना ज़रूरी है। एक ही वक्त के ऊपर इख्तिसार के पेश नज़र ज़मा और मकाम दोनों का, यानी कि छोटा करके इख्तिसार को मद्देनजर रखते हुए हर कहानी के अंदर, अफसाने के अंदर वक्त भी होना चाहिए कि कहाँ किस दौर के अंदर ये वाक़या पेश आया, और साथ ही उस जगह या मुकाम का भी हमें पता चलना चाहिए कि इस मुकाम के ऊपर ये वाक़या पेश आया था, उसके मुताबिक ये कहानी लिखी गई है। तो फिर उसको समझने में आसानी हो जाती है। जब हम ज़माना बता देते हैं कि हम मान लो कोई अफसाना लिख रहे हैं और हम अंग्रेज़ों से लड़ाई के वक्त के मुतालिक अफसाना लिख रहे हैं, तो हम कुछ ऐसी जगह ले लें कि जहाँ पर हिंदुस्तानी फ़ौज का या हिंदुस्तानी आवाम का तहरीक के अंदर, जो हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक चल रही थी, अंग्रेज़ों से कहीं मुकाबला हुआ हो, उस जगह का हम लेते हैं। तो हम सिर्फ वो ज़माना बताएंगे और वो मुकाम बताएंगे, तो बाकी पूरी की पूरी चीज़ें हमें पता चल जाएंगी कि हाँ फला फला वक्त के ऊपर हमारी अंग्रेज़ों से लड़ाई हुई थी, और उस वक्त का एक किस्सा है कि उस वक्त के हालात इस किस्से के अंदर बताए जा रहे हैं। तो ज़मा और मका ज़रूरी भी होते हैं अफसाने को समझाने के लिए, अफसाने को मुख्तसर करने के लिए, वहाँ अच्छे तरीके से आपको बता सकते हो। तो पस मंज़र या ज़मा और मका ये भी अहम जज़ू है अफसाने का। और अगला है असलूब। हर अफसाना निगार का अपना एक असलूब होता है बयान करने का, कि वो लफ्ज़ों को किस तरह इस्तेमाल करेगा, जुमले कौन कौन से फिट करेगा, क्या मुहावरे लेगा, क्या चीज़ें उसके अंदर लेगा, सबका अलग अलग असलूब होता है बयान करने का। वो उसी असलूब के मुताबिक बयान करता है। हर अफसाना निगार का अपना असलूब होता है। असलूब का अच्छा या बुरा होना अफसाने की कामयाबी और नाकामी की दलील होता है। अफसाना निगार को इख्तिसार के मद्देनज़र रखते हुए फ़िक्रे और जुमलों को इस्तेमाल करना पड़ता है, और मरकज़ी ख्याल को ही पेश नज़र रखा जाता है। वाक़या और किरदारों को असलूब के ज़रिए ही उभारा जाता है। सबके अफसाना निगार जितने भी हैं, सबके बयान करने का तरीका अलग अलग है। कोई किस तरह से बयान करता है, कोई किस तरह से अपनी बात रखता है। तो वो जो बात रखने का अपना हुनर है, जुमलों को खूबसूरती से पेश करने के जो हुनर है उनका, कि किस तरह से बात को कहेंगे, वही अफसाना निगार का असलूब है। और उसी से ही अफसाने की कामयाबी या नाकामी उसी के ऊपर मुनहसिर है। अगर अफसाना निगार का असलूब अच्छा है, उसने बात ज़ोरदार और असरदार तरीके से कही है, तो उसका अफसाना कामयाब हो जाएगा। और अगर उसका असलूब ख़राब है अफसाना निगार का, वो अपने अफसाने के अंदर बोरियत पैदा कर देगा, तो फिर वो अफसाना नाकाम हो जाएगा। मुख्तसर अफसाने का सबसे बड़ी बात यही है कि उसको जब पढ़े कारी, तो पढ़ने वाले उसके अंदर खो जाए, उसको उसके बाद फिक्र हो जाए उसकी कि आने वाले वक्त में अब क्या होगा, आगे से आगे वो आगे बढ़ता रहे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। ये असलूब के ज़रिए ही
اس میں طاقت پیدا کی جاتی ہے اس طرح کی۔ آگے آتے ہیں اسلوب کے بعد نقطۂ نظر کے اوپر۔ ہر افسانہ نگار زندگی کے متعلق اپنا ایک الگ نظریہ اور نقطہ نظر رکھتا ہے کہ وہ زندگی کو کیسے جیتا ہے، معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، ملک میں کیا ہو رہا ہے، سماج کے دوسرے حصوں میں کیا کیا ہو رہا ہے۔ ہر افسانہ نگار ان چیزوں کے بارے میں الگ الگ سوچتا ہے۔ کوئی برائی کی بات ہے تو کسی افسانہ نگار کو وہ اچھی لگتی ہے اور کسی افسانہ نگار کو وہ بری لگتی ہے، تو ان چیزوں کو، ان مسائل کو وہ اپنے کلام کے ذریعے پیش کرتا ہے، اپنے افسانے کے ذریعے، اپنے نقطۂ نظر کے ذریعے ان برائیوں کو، ان سماج کی، معاشرے کی کمیوں کو، ملک کی برائیوں کو یا اچھائیوں کو وہ افسانے کے ذریعے باہر نکالتا ہے۔ وہ کیسا نظر رکھتا ہے، کیا اس کا نظریہ ان چیزوں کے بارے میں، وہ نقطۂ نظر کے اندر ہمیں نظر آتا ہے، جو اس کے افسانوں میں صاف صاف نظر آتا ہے۔ جیسے راشد الخیری کے یہاں سماجی اصلاح ملتی ہے، سجاد حیدر یلدروم کے افسانوں میں رومانیت ملتی ہے، اور پریم چند کے افسانوں میں حقیقت نگاری پر زور دیا جاتا ہے۔ اور یہ جو نقطۂ نظر ہوتا ہے، اس کا نظریہ ہوتا ہے افسانہ نگار کا، یہی اس کے افسانوں کی پہچان بن جاتی ہے۔ پھر وہ جو آگے افسانہ لکھے گا تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں اس طرح کی سوچ ہمیں پریم چند کے افسانوں میں ہی ملے گی۔ اگر مزدوروں کی بات ہو رہی ہے، دبے کچلوں کی بات ہو رہی ہے، تو سب سے اچھی بات پریم چند ہی کہتے ہیں۔ اگر رومانیت کی بات ہو رہی ہے تو وہاں پر سجاد حیدر یلدروم اپنی بات کہیں گے۔ اگر سماج کی، معاشرے کی اچھائیوں برائیوں کے بارے میں ہو رہی ہے تو وہ راشد الخیری اس بات کو وہاں پر صاف طریقے سے، اچھے طریقے سے کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ پہچان بن جاتی ہے ان کی، جو ان کا نقطۂ نظر ہوتا ہے۔ نقطۂ نظر افسانہ نگار کا نظریے سے متعلق ہے۔ تو یہاں پر بچوں یہ ہو گئے ہمارے مختصر افسانے کے اجزائے ترکیبی، ان کے حصے۔ یہ ہمارے افسانوں کے اندر ہونا ضروری ہے، اسی سے ہی ہمارا افسانہ مکمل ہوتا ہے۔ جب بھی ہم افسانہ لکھیں گے یا افسانہ کا ہم تحقیق کریں گے، اس کو تنقید کریں گے، تو ہم انہی مدوں کے اوپر، انہی نقائد کے اوپر ہم بات کریں گے کہ افسانے کے اندر یہ چیزیں اس کی کامیابی اور ناکامی کے اوپر ہی منحصر ہیں، انہی کے اوپر اس کی ناکامی اور کامیابی منحصر ہے، اسی کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اور ہم بھی اگر افسانہ لکھتے ہیں کوئی تو ہمیں انہی نقائد کا دھیان رکھنا چاہیے۔ آگے آتے ہیں ہم مختصر افسانے کا ارتقاء، مختصر تاریخ کہ افسانے کی شروعات کہاں سے ہوئی۔ تو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ افسانہ اردو ادب کے اندر جدید صنف ہے، جدید نثری صنف ہے، جو بہت بعد کے اندر آئی، اور امریکی ادب سے، جو انگلستانی ادب ہے، مغربی ادب ہے، اس کے اثر سے اردو ادب کے اندر یہ شارٹ سٹوری کے نام سے یہاں پر آئی، اور مختصر افسانہ اردو ادب کے اندر کہا گیا۔ اردو میں مختصر افسانے کی ابتدائی نمونے 20ویں صدی کی ابتدا میں ملتے ہیں۔ باقاعدہ افسانے کا آغاز پریم چند سے ہوتا ہے۔ پریم چند نے افسانے کو فنی حیثیت عطا کی، وطن پرستی، سماجی اصلاح اور دیہاتی زندگی کے مسائل کو اپنے افسانوں میں جگہ دی۔ یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ منشی پریم چند کے بارے میں۔ پہلے افسانہ نگار مانے جاتے ہیں، افسانہ کے بانی مانے جاتے ہیں، آپ کو بنیاد ڈالنے والے مانے جاتے ہیں۔ اب بنیاد کیسے؟ کہ جو اس کے ہم نے اجزائے ترکیبی پڑھے ہیں، جو جزو پڑھے ہیں ہم نے افسانے کے، وہ سارے کے سارے جز جو ہیں منشی پریم چند کے افسانوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اس لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ باقاعدہ افسانے لکھنے والے، طریقے کے مطابق افسانے لکھنے والے کون ہیں؟ منشی پریم چند۔ منشی پریم چند نے بھی افسانے لکھے ہیں، اور ان کے افسانوں کے اندر ہی عام دیہات کی زندگی، غریب دبے کچلے مظلوموں کی زندگی، چھوٹے طبقے کے لوگوں کی زندگی، خواتین کی زندگی، خواتین پر ہونے والے ظلم کا دکھانا، یہ سب کام کس نے کیا ہے؟ منشی پریم چند نے کیا ہے۔ اور صاف سیدھی بولی ہوتی تھی، سیدھی سیدھی بات کہتے تھے، کوئی لگاؤ لاگ لپیٹ نہیں ہوتی تھی، کوئی بناوٹ آپ کی زبان کے اندر نہیں ہوتی تھی۔ اس طرح کی منشی پریم چند افسانے نگار تھے، اس طرح کے افسانے لکھتے تھے۔ سوز وطن ان کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے۔ پریم چند کے پہلے افسانوی مجموعے کا نام کیا ہے؟ سوز وطن۔ سجاد حیدر یلدروم رومانی افسانہ نگاروں میں ہیں۔ نیاز فتح پوری، مجنو گورکھپوری، سلطان حیدر جوش، ان کے افسانوں میں بھی رومانیت ملتی ہے۔ تو وہ پریم چند حقیقت نگار ہیں، ان کے افسانوں میں حقیقت ملتی ہے، جبکہ یہ جو نیچے تمہیں دے رکھے ہیں تخلیق لکھنے والے،
इनके अंदर नाम दे रखे हैं, ये क्या करते हैं, इनके अफसानों के अंदर रूमानियत पाई जाती है, रूमानियत के अंसुर इनके अफसानों के अंदर पाए जाते हैं। तो रूमानियत वाले और मुंशी प्रेमचंद हकीकत निगार। आगे आते हैं, 1936 में अफसानवी मजमूए अंगारे ने अफसानवी अदब में इनकलाब पैदा कर दिया था। 1936 में एक मजमुआ शाये हुआ था अंगारे के नाम से। उसने उर्दू अदब के अंदर इतनी मकबूलियत हासिल करी कि जितना दूसरे अफसानों को मिलना बहुत मुश्किल है। बहुत मशहूर हुआ, उसने धूम मचा दी उर्दू अदब के अंदर। किसने? अफसानवी मजमुए अंगारे ने। अंगारों में क्या था? रूमानियत से बगावत, हकीकत निगारी और जिनसी मालूमात पर जोर दिया गया है। उसमें लिखने वाले रशीद जहां, अहमद अली, सज्जाद ज़हीर और महमूदुल ज़फ़र थे। इन्होंने ये अफसाना लिखा था और वो हकीकत निगारी के ऊपर मुबनी था। जिस तरह से प्रेमचंद लिखते थे उसी तरीके का इन्होंने इस्तेमाल किया था और इन सब के वहाँ पर अंगारे के अंदर जमा किए गए थे। मजमुआ एक साथ शाया हुआ था इनका और बहुत मकबूल और बहुत मशहूर हुआ था। आगे आते हैं, 1936 में तरक्की पसंद तहरीक का आगाज हुआ। ये तरक्की पसंद तहरीक क्या है बच्चों? तरक्की पसंद तहरीक से पहले जो हमारे कलाम थे उर्दू अदब के, चाहे गज़लियात देख लो, शायरी देख लो, अफसाने देख लो या दिगर जो दूसरी असनाफ हैं, उन सब के अंदर हकीकत और सच्चाई नज़र नहीं आती थी। ज़िंदगी की जो सच्चाइयाँ होती हैं, जो हमारा उर्दू अदब था वो इन सच्चाइयों से दूर था। वो ख्याल आराई के अंदर लगा हुआ था, ख्याली बातें होती थी। लिखते थे कुछ अदीब, लेकिन उनकी तादाद बहुत ज़्यादा नहीं थी। बहुत कम अदीब थे जो सच्चाइयाँ लिखते थे। सच्चा जो दुनिया की सच्चाइयाँ हैं वो अपने कलाम के अंदर शामिल करते थे, यानी कि हकीकत दिखाते थे। वो बहुत कम थे। ज़्यादातर शायर अलग ही दुनिया में खोए हुए थे, अलग ही तरह की अपने अफसाना निगारी वो या दूसरी जो तख्लीक है, सभी तख्लीकों का यही हाल था। सभी के अंदर बनावटीपन, दिखावपन ज़्यादा था। तो 1936 से एक तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ हुआ। इसने कहा, तरक्की पसंद ने, कि अब हमारे पुरानी चीज़ों को छोड़कर हमने नए असलूब की तरफ बढ़ना पड़ेगा। हमें वो बनावटीपन, वो दिखावा, वो बेढंगापन छोड़कर हमें नई दुनिया से मुखातिब होना पड़ेगा। हमें अब अपने अफसानों को, अपने गज़लियात को, अपनी नज़मों को, अपनी जो भी हम तख्लीक लिखते हैं उन तसनीफ़ को, सबको हमें ज़िंदगी के करीब लाना होगा, ज़िंदगी की सच्चाइयाँ ज़ाहिर करनी होंगी। यह ऐलान किया था तरक्की पसंद तहरीक ने। जदीदियत लेकर आई थी कलाम के अंदर, उर्दू अदब के अंदर। ये तो कब हुई थी? ये 1936 में। जब हम तरक्की पसंद तहरीक का सबक आएगा तो पूरी तरह से हम तरक्की पसंद तहरीक को समझने की कोशिश करेंगे। अभी मैंने सिर्फ आपका मुख्तसर तारुफ करा दिया है कि तरक्की पसंद तहरीक 1936 में शुरू हुई थी, जिसमें अदब बराए ज़िंदगी पर जोर दिया गया। अदब बराए ज़िंदगी, ज़िंदगी के लिए अदब, कि अदब हमारे मुआशरे की इस्लाह के लिए होना चाहिए, समाज की बुराइयों को उजागर करने के लिए होना चाहिए। जो जुल्म होते हैं मजलूमों के ऊपर, चाहे वो खवातीन पर हो, चाहे वो मजदूरों पर हो, चाहे वो किसानों पर हो, वो जुल्म को उभारने वाला होना चाहिए अदब। ऐसा नहीं झूठी बनावटी बातें अदब के अंदर नहीं होनी चाहिए। तो अदब बराए ज़िंदगी के ऊपर जोर दिया गया। कब दिया गया? 1936 में तरक्की पसंद तहरीक की शुरुआत होने के ऊपर। अफसानों में हकीकत निगारी और मकसदियत जैसे मौज़ूआत ने फ़रोग पाया। इस दौर के अफसाना निगारों में कृष्ण चंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी, सादत हसन मंटो, असमत चगताई, अहमद नदीम कासमी, हुसैन अस्करी और मुमताज़ मुफ्ती के नाम काबिल ज़िक्र हैं। यहाँ तक आप देखो, मुमताज़ अहमद अस्करी के नाम तक। तो ये बच्चों 1936 में जब तरक्की पसंद तहरीक आ गई तो हमारा अदब बराए ज़िंदगी हो गया। और फिर उस तहरीक से असर लेकर बहुत सारे अदीबों ने अपना तख्लीक की, अपनी तसनीफ़ लिखी। उन्होंने बहुत सारे अदीबों ने लिखी। उन अदीबों के नाम जो अफसाना निगारी में थे, इन अफसाना निगारों में कि जिनके नाम मैं आपको बता दूं एक बार फिर, कि कृष्ण चंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी, सादत हसन मंटो, असमत चगताई, अहमद नदीम कासमी, हसन अस्करी और मुमताज़ मुफ्ती, इन्होंने जदीदियत का इस्तेमाल किया और तरक्की पसंद तहरीक से मुतासिर होकर अपने अफसाने लिखे। इसके बाद कुर्रतुल ऐन हैदर, इंतज़ार हुसैन, हाजरा मसरूर के अफसानों ने भी काफ़ी मकबूलियत हासिल की। ये
जद्दत पसंद थे सारे के सारे, और इनके अफसानों में भी जदीदियत थी, तरक्की पसंद अफसाने इनके थे, नयापन इनके अफसानों में था। जो पुरानी चीज़ें थी, जो रूमानियत थी या बनावटीपन था, वो सब इन्होंने छोड़ दिया और नयापन अपने अफसानों के अंदर शामिल कर लिया। 1947 में जब मुल्क तकसीम हुआ, उसके बाद लिखने वालों में काजी अब्दुल सत्तार, गयास अहमद गदी, जोगिंदर पाल, इकबाल मतीन, बलराज मेनरा, अनवर अजीम, इकबाल मजीद, सुरिंदर प्रकाश और अनवर सज्जाद के नाम काबिल ज़िक्र हैं। ये कौन से अदीब हैं? ये वो अफसाना निगार हैं जिन्होंने हमारा मुल्क जो 1947 में तकसीम हो गया था, दो हिस्सों में बढ़ गया था, उसके बाद हिंदुस्तान के अंदर लिखने वाले ये अदीब हैं, अफसाना निगार हैं। इन्होंने बहुत असरदार अफसाने लिखे, अपने मुख्तसर अफसाने भी लिखे और दूसरी तरह के अफसाने भी लिखे। और इन्हीं अफसाना निगारों में से एक नाम देखिए आप, सुरेंद्र प्रकाश, जो हमारा अफसाना बिजुका लिखने वाले हैं, जो हम इसका मुताला करेंगे बिजुका का। तो इन्होंने मुल्क के आज़ाद होने के बाद अब से अपने अफसाने लिखे। तो बच्चों, ये था अफसाना निगारी का तारीख़, मुख्तसर सी तारीख़ के अफसाना निगार कहाँ से शुरुआत हुई और किस तरह से हमारे अफसाने चले आ रहे हैं और किस तरह से तरक्की करते चले जा रहे हैं। मुख्तसर सी बातें जो हमारे लिए जाननी ज़रूरी थी। हमारी मालूमात उतनी ही महदूद है जितना हमारा सिलेबस में दे रखा है। इसी के साथ बच्चों, ये सबक यहाँ पर मुकम्मल हो गया है। अगले सबक के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।